मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। यकीन मानो, अगर आपको पेपर की खोपड़ी में छेद करना है तो अभी से लग जाना है और जम के मेहनत करना है। जो बच्चे इधर का 1-1.5 महीना सो के गुजारेंगे, क्योंकि सिर्फ नींद आएगी और कुछ नहीं, और पढ़ाई नहीं करेंगे, उनको उनके पेपर का जब रिजल्ट आएगा तब उनको एहसास होगा कि मैं पहले से मेहनत अगर कर लिया होता, मैं पहले से अगर भिड़ गया होता तो शायद आज ऐसा ना होता। तो मेहनत करो और लग जाओ और अच्छे से 95% हम लोगों का टारगेट है, यानी 95 प्लस। उस टारगेट में आज से लगेंगे, जम से लगेंगे, और जब ही उठो तभी सवेरा खुद जम के मेहनत करो। चलो, जहां तक कल हो गया था उसके आगे के हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये मैंने बता दिया था कि कहां से कितने कितने नंबर का आएगा। ठीक, इंट्रोडक्शन भी हो गया था और मैंने ये पहला वाला क्वेश्चन भी बता दिया था। 3 मैंने कहा था आप लोग लगा के भेजिएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखो बोल क्या रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर 26 और 91। तो सबसे पहले लिखने का तरीका भी देखना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज होता है और कहते हैं कि मैंने पेपर में सारा किया था फिर भी नंबर कम आया। रीजन क्या है? रीजन मैं जो आपको बता रहा हूँ वही है लिखने का सही तरीका। आप ऐसे समझो एक कहानी के माध्यम से कि मान लो कि आप अपने ससुराल जाते हो, ठीक, अरे अभी नहीं है, जब कभी होगा। तो माना हम लोग मैथ के टीचर हैं, हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग मान लेते हैं सारी चीजें। तो माना कि आप ससुराल गए, वहां पे आपकी साली जो है वो लेकर आई खाना। अब उस खाने में क्या किया, रोटी सब्जी दाल चावल और जो सारे पकवान थे सब एक ही थाली में डाल के और लेकर आ गई, वो भी खाना है। और एक दूसरी साली जो बढ़िया खूब अच्छे से कटोरी में सजा करके खूब अच्छे से खाना लेकर आई आपके सामने। अब बताइए आप सबसे ज्यादा नंबर किस में देंगे? जो एक साथ खाना लेकर आई है एक ही थाली में एकदम से मिला करके सब, और एक जो अच्छे से सजा करके बढ़िया कटोरी में खाना लेकर आई है। यकीन मानो खाना दोनों है, लेकिन नंबर किसको आप ज्यादा देंगे? अगर 10 में से नंबर देना होगा तो आप किसे देंगे? जो अच्छे से सजा कर लेकर आई होगी कटोरी में। वो अलग बात है जो आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है। हम जो अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। 14 लाख 15 लाख बच्चे पेपर देते हैं, उन 14-15 लाख में अगर आपकी कॉपी कुछ अलग लगेगी, कुछ भिन्न लगेगी, तो आपको 100% नंबर ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन पहला क्या है, 26 और 91। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 26, 2, 13 और 13 91 13। 2 से 13 कट गया, अब 91 का किससे काटेंगे? 7 से। 13 7 91, 13 91 13। तो यहाँ लिखेंगे 26 का गुणनखंड बराबर 2 × 13। फिर लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 7 × 13। अब देखो बच्चों, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो दो दिया है वो लिखेंगे, जैसे 2 है 2 लिखेंगे, 7 है 7 लिखेंगे, और जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे। याद रखना इसका एलसीएम निकालने का।
जैसे यहाँ 2 था, 2 लिखे, 7 लिखे, और 13 दोनों में था, तो उसे क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, यानी हमने खाली 13 लिख दिया। अब इसका जो एलसीएम होगा 13 सते 91 और 2 एक 2, 9 दूनी 18, यानी 182। फिर इसका एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा बच्चों, जो दोनों में दिया है बस खाली वही लिखेंगे, जो कॉमन है। तो कॉमन क्या था, 13 था, तो इसका जो है एलसीएम कितना आ गया, 182, एचसीएफ कितना आ गया, 13। अब हम क्या करते हैं, आगे यहाँ नीचे नहीं सॉल्व हो रहा है तो हम इधर सॉल्व करेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो यहाँ पे क्या डालोगे आप, यहाँ पे आप डालोगे जांच, फिर आप नीचे लिखोगे एचसीएम और एलसीएम आप निकाल लिए हो, यहाँ लिखोगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या थी पहले, 26 थी और 91, तो हम क्या करेंगे 26 और 91 का गुणनफल बराबर एलसीएम कितना आया है 182 और एचसीएफ कितना आया 13। अब गुणा करा दो, तो गुणा कराने के लिए सिंपली ऐसे लिख लो 91 और 26, 6 का 6, 9 6 54, 2 1 2, 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3, 1 1 2, 2366, 2366। इधर भी कर लो, 13 दूना 26 के 6, यहाँ से लाए 2, 13 8 104 और 2 106 के 6, करिए 10 और 13 का 13 और 10 23, 2366। देखो यहाँ पे दोनों का जो एचसीएफ आया है, मतलब जो दो संख्याओं का गुणनफल जो आया है वही उसके एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणनफल आया है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लगाएंगे कैसे, पहले ये वाला लगाएंगे, उसके नीचे आप जांच लिखेंगे, जांच लिखने के बाद में वो पूरी वैल्यू आप लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो भी हम अगला सवाल लगाएंगे तो उसमें अच्छे से आएगा समझ में। ठीक, अगला है 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, 510 का एलसीएम, 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 5 5 10 2 12, यानी 3 से भी कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, उसके बाद में एक बचा है यानी 3 पच्चे 15। अब नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 यानी 17 बार, 17 पच्चे 85 और फिर कितना 17 51 17, फिर क्या काटेंगे 92, लास्ट में 2 है तो 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे यानी 23, उसके बाद में क्या काटेंगे 23 51 23, तो फिर वही लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, फिर 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23, फिर लिखेंगे एलसीएम बराबर जो कॉमन है, जो कॉमन है उनको खाली एक बार लिखेंगे। ठीक, तो 2 2 कॉमन है तो एक बार 2, ये वाला 2 एक बार ऐसे, फिर क्या है 3 है, 2 बच गया तो 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17 और फिर
23, 2 2 3 5 17 और 23, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 3 और 24, 3 बजे बनता है 17 सही। फिर अब इसका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंचे 60, 60 और 17, 17 छक्का 102, 102 यानी 0, 102 जीरो का 23 से, 23 जीरो 0, 23 दूना 46 की 6 यानी 4, 23 से करना 23, 23,460, 23,460। अब इसका जब एचसीएफ निकालेंगे, जो दो कॉमन है बस उसे एक बार, ये इसका एचसीएफ हो गया। फिर यहां डालो सिंपली जांच, फिर वही दो संख्याओं का गुणनफल, ये याद रखना 2 नंबर का आएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। संख्याएं कितनी है, 510 इंटू 92, एचसीएफ कितना आया है 2, एलसीएम कितना आया है 23,460। तो इसका गुणा कर दो, 2 जीरो 0, 2 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920। इसका करोगे तो कितना आएगा, 510 बटे 92, 2 जीरो 0, 2 एकन्नम 2, 5 दूनी 10, 1020, 9 जीरो 0, 9 एकन्नम 9, 9 बचे 45, 0 2 9 5 1 6, 46,920 बराबर 46,920। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? अब अगला जो क्वेश्चन बचता है वो क्या है, वो है 336 और 54 का। तो 336 और 54 का आप खुद ट्राई करिएगा और लगा के दिखाइएगा। कुछ क्वेश्चन में और दे रहा हूं, आप इसका भी प्रैक्टिस के रूप में आप लगा सकते हैं, कोशिश करिएगा लगेगा। ये एचडब्ल्यू में इधर डाल के दे रहा हूं 3-4 क्वेश्चन, देखो बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आएगा नहीं। 226 और 320 का पहला, दूसरा 440 और 396 का, ये दोनों क्वेश्चन आपका इस टाइप के क्वेश्चन के लिए होमवर्क हो जाएगा। जब आप इस टाइप का 2 सवाल बताया मैंने, आप सीखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया आप दोबारा रिवाइज करके देखेंगे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या किया है। उसके बाद में आपका ये 2 सवाल और एक सवाल वो, इन दोनों को आप लगाएंगे दोबारा। ठीक, अब अगला क्या है, अबाध गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो उसने क्या किया है, 2 अंकों वाला आपको समझ में आया, लेकिन यहाँ पे कितना क्या दे दिया है, 3 अंक दे दिया है। तो मैं बताता हूँ 3 अंकों वाला आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, 12, 15 और 21 का। तो आप 12 का ऐसे निकाल लो, यहीं पे जस्ट सवाल के नीचे, अलग नहीं निकालना है कि आप वहां से निकाल के लेकर आओ यहां उसका अभाज्य गुणनखंड लिखो, नहीं, यहीं पे जस्ट सवाल के नीचे ही निकालो। फिर 21 का, 3 सते 21, 7 एकन्नम 7, फिर यहां पे लिखोगे 12 का भाज्य गुणनखंड,
रजिस्टर बोर्ड पे राइटिंग धीरे धीरे जब सेट हो जाएगा हाथ तो बैठेगी। कितना है, 2 × 2 × 3। फिर क्या है, 15 का, ऐसे लिखना है 15 का 3 × 5। फिर क्या लिखना है, 21 का 3 × 7। फिर क्या लिखोगे, एलसीएम। फिर यहाँ क्या लिखोगे, एचसीएफ। अब देखो एलसीएम के लिए क्या होगा कि जो तीनों में मिल रहा है वो तो आप एक ही बार लिखोगे, जैसे तीनों में मिल रहा है तो एक बार। फिर 2 कितनी बार है, 2 बार है। देखो 2 बार है तो 2 को 2 बार, 3 दोनों में है, एक एक मतलब एक एक बार, तो 3 को एक ही बार लिखेंगे। और 5 × 7, ये देखो 2 तो 2 बार लिखा जाए। ठीक, 3 वाला देखो यहुं 3 है, यहुं 3 है, यहुं 3 है, तो 3 एक चक्कर। बाकी 2 उससे ना मतलब है, अगर तीनों में जोन संख्या है वो आप लिखबो कई चक्कर, एक चक्कर। मान लियो जैसे 3 3 2 में हुआ एम्मा ना हुआ, तब वो 2 का 3 का 2 चक्कर लिखते हो, समझ में आवा। फिर क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ जो दोनों में है यानी तीनों में है वो, यानी 3। अब गुणा कर लो इसका, 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 20 3 60, और 60 और 70, 7 6 42, 420। अरे 3, यानी एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। देखो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। फिर देखो हम अगला संख्या देखते हैं, 17 23 और 29 का। 17 23 और 29, 17 23 और 29 का। ठीक, पहले क्या लिखेंगे, 17 का। 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 17 से ही कटेगा। 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो 23 23 से ही कटेगा। 29 खुद एक प्राइम नंबर है तो 29 29 से ही कटेगा। ठीक, अब इसका अभाज्य गुणनखंड अगर हम लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, अभाज्य गुणनखंड जो हम लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड, कोई भी संख्या अगर अभाज्य है तो भी उसके फैक्टर में क्या होगा, एक कॉमन होगा, यानी 1 और 17। ऐसे 23 का 1 और 23, ऐसे किसका 29 का क्या होगा, 1 × 29। तो एलसीएम क्या होगा इसका बेटा, होगा 17 23 और 29। एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ तीनों में एक एक कॉमन है तो 1 होगा। अब गुणा कर लो 17 23 और 29 का। 23 और 17 का गुणा करोगे तो 17 पे 51, कह दिया आया 5, 17 दूना 34 और 5 39। अब इसमें किसका करोगे, 29 का। 9 × 9 9, 9 9 81, 1 हासिल आई 8, 9 3 27 और 8 35। 2 × 9 2, 9 2 18, 2 3 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 के 3, 7 3 10 11। एचसीएफ आएगा 11329। देखो 3 सवाल थे, 2 मैंने लगा दिया। ठीक, 8 9 और 25 वाला आप खुद से लगाइएगा। एक आध दो होमवर्क में इधर लिखे दे रहा हूं, वो आप घर पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। 12 24 48 20 24 23,
जरूर लगाइएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आप नहीं लगाएं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, जो होमवर्क मैं बताए दे रहा हूं वो आप करिए घर पे, ठीक। फिर क्या है अगला, अगला क्वेश्चन है एचसीएफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एचसीएफ। पहले क्वेश्चन समझते हैं। एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कह रहा है कि जो एचसीएफ है वो 306 और 657 का 9 है। आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का। यानी वो पहले बता रहा है कि दो संख्याएं हैं, एक 306 है और एक 657। इसका जो एचसीएफ दिया है वो 9 दिया है। आपको क्या बताना है? एलसीएम बताना है 306 और 657 का। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर 306 या माना लगा दो, क्योंकि माना है कि पहली संख्या ये है। माना दूसरी संख्या 657। एचसीएफ दिया है 9। निकालना क्या है? एलसीएम। इतना आप लिखेंगे। उसके बाद में आप क्या लगाएंगे? हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो दो संख्याएं कितनी है? 306 इंटू 657। एलसीएम नहीं दिया हुआ है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ दिया हुआ है 9, तो 9 को इधर भेज देंगे। उधर गुणे में था तो इधर किस में हो जाएगा? भाग में। तो 306 इंटू 657 बटे में कितना हो जाएगा? 9 बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम 6 3 9, अंकों का योग 9 है तो 9 से कटेगा। तो 9 3 27, 3 बच गया, 9 चौक 36। 9 3 27, 3 बचा तो 9 चौक 36। तो 34 गुणे 657। कैलकुलेशन का एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको कैलकुलेशन सिखा भी देंगे। फिर क्या है? एलसीएम। अब गुणा कर लो 657 इंटू कितना? 34। 7 चौक 28, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 6 चौके 24 और 2 26, 7 3 21, 1 और 5 15, 2 17 के साथ 1, 6 3 18, 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 के 3, 9 2 11 12 के 2, 1 1 2। आंसर कितना आ गया? एलसीएम बराबर आ गया 22 338। लास्ट में आप एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः एलसीएम 306 कामा 657 बराबर 22,338 है। 22,338। समझ में आया? आप यही लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहले जो दिया है आपको लिख लेंगे, लिखने के बाद जो दिया है आपको लिखने के बाद में यही वाला आप फार्मूला लगाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम है, ठीक। और दोनों का आप
गुणा करके निकालेंगे, फार्मूला लगा करके पश्चांतर करके। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। यहां लिखा हुआ है बेटा 6 के पावर n, यानी उसका सिंपली कहने का मतलब है प्राकृत संख्या आप समझते हैं, प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक, प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक। ठीक, तो अगर किसी भी मतलब 6 के पावर, यदि 6 के पावर क्या है 1 है, ठीक, तो अगर आप इसका गुणा करोगे तो क्या लास्ट में 0 पे आएगा। 6 की पावर 2 है, ठीक, तो 36, 6 की पावर 3 है तो कितना 216। यानी कहने का मतलब है उसके क्या 6 जो है 6 के पावर अगर कोई भी संख्या हो 20 हो, 25 हो, 40 हो, 100 हो, 1001 हो, 2000 हो, 2 लाख हो, पावर में चाहे जितना हो, तो क्या हम उसका जब गुणा करेंगे उसका मान निकालेंगे तो क्या वह 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो सबसे पहले हम 0 पे समाप्त होने वाली कुछ संख्या देखते हैं। तो जब बेटा हम 0 पे समाप्त होने वाली संख्या देखते हैं तो हम 10 जानते हैं, 20 जानते हैं, 30 जानते हैं, 40 जानते हैं। अब मुझे बताओ अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो कौन सी दो संख्याएं जिनका गुणा करने से 10 आएगा, 2 और 5। 20 का अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, हम 4 और 5 का गुणा कराएंगे, 4 में ऑलरेडी क्या है 2 और 2 है। ठीक, अगर हम 30 का देखते हैं बेटा तो 30 में क्या होता है 10 तिहाई 30, और 10 क्या होता है पेड़ होता है 5 और 2 का। अगर हम 40 का देखेंगे मेरे बच्चे तो क्या होगा 10 चौक 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 2। ठीक, तो मेरे भाई हम ये देख रहे हैं कुछ कॉमन चीज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, जब हमने 4 अंक लिया तो हम हर बार देख रहे हैं कि संख्या 0 पे समाप्त तो हो रही है लेकिन उसमें कुछ कॉमन है, उसमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, ये कॉमन है जिन पे मैं घेरा बना रहा हूं। देखो हर बार ये 5 और 2 शामिल हो रहे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त तभी होगी जब उसके गुणनखंड में क्या हो 2 और 5 हो। अगर 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है तो 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। यानी 2 और 5 चाहे एक ही हो लेकिन होना जरूरी है, अगर वो नहीं है तो समाप्त नहीं होंगे किसी भी संख्या के फैक्टर में। तो क्या 6 के फैक्टर में 2 और 5 है, क्या 6 के फैक्टर में 2 और 5 है, नहीं है। 6 का जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा 2 इंटू 3, यानी क्या टोटल 6। ठीक, नहीं बनेगा। बस यही चीज क्या है, यही चीज हमको समझानी भी है और समझनी है और यही हमें लिखना है। जो मैंने आपको समझाया यही मैं लिखूंगा भी, जो मैंने आपको समझाया वही मैं लिखूंगा। कोई किताबी वाला ज्ञान नहीं लिखने वाला कि आपको याद ना रहे। मैंने आपको जो समझाया अगर आपको वो समझ में आया तो आपको 100% याद रहेगा जो मैं अभी लिखूंगा। ठीक, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले लिखेंगे किसी भी संख्या के जीरो पर किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त, ऐसे नहीं ऐसे लिख लो थोड़ा और आसान हो जाएगा, कम लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होगी
जब उस संख्या के गुणनखंड में दो और 5 हों। ठीक, सिक्स के गुणनखंड में दो, ऐसे लिखो, दो और, चलो मिट जाने दो, दो और 3 है। 6 के गुणनखंड में 2 और 3 है, अतः यह संख्या यह संख्या 0 पर समाप्त, यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये परफेक्ट है, आप वहां पे लिख सकते हैं, बस यहाँ पे क्या कर दो, अतः यह 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस यही आपका इतना छोटा सा काम है। कोई भी संख्या 0 पे समाप्त तब होगी जब उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 हो। तो 6 के पावर n यानी 6 के गुणनखंड में 2 और 3 है, अतः यह 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस सिंपली आपको इतना लिख देना है, ये आपको याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में नोट कर लेना। बस एक सवाल और है, 2 सवाल है। देखो क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है बेटा? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हों। जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक और एक स्वयं की वह संख्या खुद। जैसे 13 है तो 13 के फैक्टर क्या क्या है? 1 और 13, और किसी से 13 नहीं कटता है, तो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो इन संख्याओं को हमें खाली ये प्रूव कर देना है कि इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, बस तो ये संख्या क्या है? भाज्य है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? संख्या नोट करते हैं, 7 × 11 × 13 + 13। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये सिंपल, ये याद रखना, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्लस। क्या लगा हुआ है? प्लस। तो जहां पे प्लस लगा होता है तो हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। जैसे देखो, जब हम कभी मान लो यहाँ 16 और प्लस यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × 16 + 4 × 24। क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ अंदर प्लस लगा है। अगर माइनस भी लगा होता तो भी हम कॉमन ले लेते हैं। प्लस लगा है तो भी कॉमन लेते हैं, माइनस लगा है तो भी हम कॉमन ले लेते हैं। अगर ना लगा होता तो हम कॉमन ना ले पाते। ठीक, देखो 11 × 13 + 13। तो यहाँ पे 13 है, प्लस के बाद 13, प्लस के पहले 13, तो हम 13 क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या? 7 × 11 × 1 + 1। 13 बाहर चला गया तो 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। तो फिर क्या? 11 × 7 = 77 और 1 का गुणा होगा तो 77 + 1। फिर क्या हो जाएगा? 13 × 77 और 1 = 78।
तो कोई भी संख्या हो, मान लो कोई भी संख्या हो, तो उसके दो गुणनखंड बन गए, एक बन गया 13 और एक बन गया 78, यानी दो से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे, क्योंकि एक तो स्वयं में ही ये संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, तो इनके क्या है, देखो 13 और 78 उसके दो ऑलरेडी गुणनखंड है, तो वह संख्या क्या होगी, भाज्य। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इस संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है। फिर अगला ये वाला संख्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ प्लस के बाद 5 लिखा है, यहाँ तो 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस इंटू 1 बच गया 1 प्लस 1, गुणा कर लो, 7 छंग 42, 1 का गुणा होगा तो 42 ही, 4 तेज 12, 12 दूना 24, 24 प्लस 1, तो 5, गुणा कर लो, 24 दूना 48, 42 और 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10, 1008 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो 5 इंटू 1009। तो इसके भी क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर हमें प्राप्त है, तो यह संख्या भी क्या है, भाज्य संख्या है। मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दे देता हूं, दो क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप के भी। पहला है 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4, दूसरा है 12 इंटू 13 इंटू 16 प्लस 16। दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दो से ज्यादा फैक्टर अगर में प्राप्त हो रहे हैं तो क्या है, भाज्य संख्या है। अगर दो से ज्यादा प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो भाज्य संख्या नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बता के खत्म किए देते हैं। देखो सवाल क्या है वो ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसे सवाल पूछ सकता है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक क्या है, वृत्ताकार पथ है, यानी कि रास्ता। ठीक, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कोई एक सोनिया है, ठीक, ये सोनिया बढ़िया छोटी सी लड़की, एकदम से नानमून भरे, ठीक। इस बेचारी जब यहां से चलती है और पूरा चक्कर ये लगा करके लौट के आती है, ठीक, तो इसे कितने मिनट लगते हैं, अरे भाई छोड़ा तो था मैंने, इसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट, ठीक, सोनिया जी को। फिर क्या है, एक रवि भाई साहब हैं, उनको एक चक्कर लगाने में, ठीक, एक चक्कर, फिर क्या करना है, समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही स्थान से भी चलते हैं। बदल लूं, फिर यहीं से एकदम इसी पॉइंट से एक भाई साहब हैं, वो भाई साहब कौन है, वो हैं रवि भाई साहब, वो भाई साहब यहां से जब चलते हैं, ये
इनको यहाँ से कितना मिनट लगता है, एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। ठीक, दोनों एक साथ चलते हैं। तो भाई अगर किसी को ज्यादा देर लग रहा है, सोनिया को ज्यादा देर लग रहा है, तो अगर दोनों एक साथ चलते हैं तो सोनिया क्या करेगी, बाद में पहुंचेगी। रवि को 12 मिनट लगते हैं तो रवि क्या करेगा, पहले पहुंच जाएगा। समझो, इसे कम टाइम लगता है, कम समय लगता है चक्कर लगाने में। तो अगर दोनों एक साथ चलते हैं तो पहले कौन पहुंचेगा, रवि पहुंचेगा। ठीक, और अगर सोनिया जो है वो बाद में पहुंचेगी तो दोनों क्या हो जाएंगे, फिर आगे पीछे हो जाएंगे। तो कौन कितनी देर बाद, यानी कितने मिनट चलने के बाद में दोनों एक साथ पुनः एक बिंदु पे मिल जाएंगे। चक्कर ज्यादा लगाए उससे मतलब नहीं है भाई। पहले अगर सोनिया चली है, मतलब सोनिया और रवि दोनों एक साथ चले हैं और रवि को कम देर लगता है चलने में, कम देर लगता है चक्कर लगाने में, तो रवि पहले पहुंचेगा। तो रवि पहले पहुंचेगा तो सोनिया से आगे हो जाएगा। तो कितनी देर बाद जो सोनिया है वो एक साथ दोनों लोग फिर से मिलेंगे, तो वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जब ऐसे एक साथ निकालते हैं कितना देर बाद मिलेंगे, कितना देर बाद फिर से बत्ती जलेगी, उसके लिए सीधा हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। रवि को 12 मिनट। एक ही दिशा में चलते हैं। पुनः प्रारंभिक, यानी जहां से शुरुआत किए थे, स्थान पर मिलेंगे, बराबर 18 और 12 का एलसीएम। अब एक साथ नहीं निकालेंगे क्योंकि आपके पेपर में एक साथ, मतलब इस चैप्टर में एक साथ दिया ही नहीं है। तो 18 का अलग निकालेंगे और 12 का अलग निकालेंगे। यही सब मेथड होते हैं कि नंबर काटता है। दोनों 18, 3 त्रिक का 9 और 3 का 9, 3, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 का 9 3। तो एलसीएम फिर लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड, यही सब अलग बनाता है। अगर डायरेक्ट कर देता तो भी आंसर आ जाता, लेकिन नहीं, क्योंकि आपके पूरे चैप्टर में वो इस टाइप का गुणनखंड आपसे, इस टाइप का एलसीएम आपसे पूछ ही नहीं रहा है। क्योंकि इस टाइप का तो बच्चे 4th या उस क्लास में लगाते हैं। आपसे जो पूछ रहा है वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही पूछ रहा है। तो जो दोनों में मिल रहा है उसे एक बार, यानी 1 1 2 मिल रहा है तो एक बार, 1 1 3 मिल रहा है तो एक बार, लेकिन 1 3 नहीं मिल रहा है तो उसे भी लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। मिनट 36 मिनट। तो यहाँ पे लिख देना लास्ट में उसके नीचे 36 मिनट बाद दोनों पुनः मिलेंगे। छत्तीस मिनट बाद दोनों पुनः मिलेंगे। ये आपका जो पहला चैप्टर था 1.1 वो कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास, यानी जो कल क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे रूट 2 को, जो है अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं। रूट 2 को जैसे ऑलरेडी अपरिमेय है, लेकिन हम अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं ये करना सीखेंगे। बेसिक आसान लैंग्वेज में, कम लैंग्वेज लिखोगे आप, कम तरीके से लगाओगे, फिर भी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। वो कैसे लगाओगे वो कल मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा और कमेंट जरूर करिएगा।